सारिका जी सुबह उठकर तैयार हो रही थीं और मंदिर जाने की तैयारी कर रही थीं, जिससे बहू की आंख खुल गई और वह अपने पति विनय से बोली, विनय कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, इतनी सुबह सुबह मत खोला करो। तुम्हारी माँ सुबह 5 बजे से ही उठकर खिटपिट करने लग जाती हैं। सुबह के समय ही तो इतनी अच्छी नींद आती है और तुम्हारी माँ सब बेकार कर देती हैं। इन्हें खुद तो कुछ काम धंधा है नहीं, बस अब तैयार होकर निकल जाएंगी मंदिर के लिए और यहाँ मैं उठकर सारा दिन घर के कामों में लगी रहूँगी। इनका क्या है, ना कुछ करती हैं ना धरती हैं, बस सुबह उठकर मंदिर चले जाओ, मंदिर से आकर खाओ पियो और सो जाओ। पर मुझे बहुत काम होते हैं। तभी विनय बोला, रश्मि मुझे तो काम का समझ में नहीं आता, पता नहीं तुम्हारा कितना काम रहता है कि पूरा दिन कमाई करती हो, जिसमें कि झाड़ू बर्तन और कपड़े धोने के लिए कामवाली तो आती ही है। फिर भी वह बोली, हाँ बस घर में यही तो काम रहता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ का जब घर में मन नहीं लगता तो तुम इन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देते, वो भी चैन से रहेंगी और मैं भी। विनय बोला, क्या तुम भी एक ही बात को लेकर बैठ जाती हो? बस खाने का ही तो काम है, उसमें भी माँ सब्जी ही साफ कर देती हैं और काट भी देती हैं। वह बोली, बस करो, अब माँ पुराण बंद मत सुनाओ मुझे, चले जाओ, सोने दो और गेट बंद कर दो। सरिता जी बेटे और बहू की बातें सुन रही थीं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वह मंदिर के लिए निकल गईं। अगले दिन ही उनका चश्मा टूट गया था, तो वह शाम को सब्जियां साफ करती हुई बोली, बहू मेरा चश्मा टूट गया है, तुम विनय को कहकर चश्मा ठीक करवा देना। रश्मि बोली, माँ जी इस महीने हाथ थोड़ा तंग है, अगले महीने बनवा देंगे। सारिका जी बोली, ठीक है बहू। शाम को विनय आया, फिर सब खाना खाने के लिए बैठे और खाना खाकर सब सो गए। रश्मि जी रात को उठी, उन्हें प्यास लगी थी। वह पानी लेने गई तो किचन में उन्हें सही से दिखाई न देने के कारण हाथ लगने से कांच का गिलास टूट गया, जिसकी आवाज़ सुनकर रश्मि बाहर आई और जैसे ही टूटा हुआ गिलास देखा, उसका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से से बोली, आपकी आंखें हैं या बटन, दिखाई नहीं देता? भगवान ने 2-2 आंखें दी हैं, फिर भी नहीं देख सकती, कितना महंगा गिलास तोड़ दिया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? शोर सुनकर विनय भी बाहर निकल आया। वह बाहर आते ही बोला, क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रही हो रश्मि? बोली, तुम्हारी माँ ने इतना महंगा गिलास तोड़ दिया, पता है मेरे पापा से यूरोप से लाए थे और तुम्हारी माँ ने इसे तोड़ दिया। विनय ने कहा, रश्मि माँ ने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा होगा, गलती से टूट गया होगा, इसमें इतना चिल्लाने की कौन सी बात है? सारी चीज़ें तो टूट ही जाती हैं, तुम तो जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। विनय ने अपनी माँ की तरफ देखा तो वह बोला, माँ आप चश्मा पहनना भूल गईं, शायद इसीलिए गिलास टूट गया होगा। इससे पहले कि सरिता जी कुछ कहती, रश्मि खुद ही बोल पड़ी, हाँ और क्या, अपने चीज़ों का तो होश रहता नहीं है, ऊपर से मेरा नुकसान और कर दिया। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर विनय से फिर वही बात कहने लगी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं। अरे वृद्धाश्रम में क्या इंसान नहीं रहते, इन्हें भी इनके उम्र के लोग मिल जाएंगे और मन भी लगा रहेगा। मैं कौन सा अपने लिए सोच रही हूँ, इनके लिए कह रही हूँ, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं। विनय बोला, रश्मि पापा का दिया हुआ एक गिलास ही टूटा है, बाकी सारे तो सेफ हैं, तो तुम हर बात पर बीच में यही बात क्यों घुसा देती हो कि माँ को आश्रम भेज दो? तुम्हें एक बात भी समझ में नहीं आती कि माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, अब इन्हें मेरी ज़रूरत है, मैं इन्हें वहाँ कैसे भेज दूँ? विनय बोला। रश्मि बोली, तुम तो बस अपनी माँ के गुण गाते रहो। विनय बोला, क्यों ना कहूँ, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। पापा की मौत के बाद
हम एक एक पैसे को मोहताज हो गए थे। घर में खाने को एक दाना भी न था। फिर माँ ने पढ़ी लिखी होकर मेरी खातिर कहीं भी अच्छी सी नौकरी नहीं की, क्योंकि यदि वह किसी ऑफिस में जाती तो मुझे अकेला छोड़ना पड़ता। मुझे साथ रखने की खातिर उन्होंने दूसरे के यहाँ झाड़ू पोंछा और बर्तन कपड़े जैसे काम किए। खुद एक वक्त की रोटी खाती, पर मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती। तुम्हें पता है, एक बार मैंने उनसे रेंजर साइकिल की डिमांड की। तब मैं बहुत ही छोटा था। उस वक्त माँ की तनख्वाह भी बहुत कम थी। फिर भी उन्होंने पैसे बचाने के लिए रोज़ काम पर पैदल जाना शुरू किया। अरे एक एक पैसा जोड़कर मेरे अगले जन्मदिन तक मेरे लिए मेरी पसंद की साइकिल ले आईं। तुम ही बताओ रश्मि, मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि रश्मि पूरी तरह से बदल गई है, लेकिन कुछ समय बाद ही फिर से उसका वही बात शुरू हो गई। इस वास्ते विनय बहुत परेशान रहता था कि वह रश्मि को आखिर कैसे समझाए, कि तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए महेश पर पड़ी, जो कि उसका साला था। विनय को दूर से देखते ही महेश उसकी तरफ दौड़कर आया और आरती आते ही उसके गले से लग गई। महेश और विनय जीजा साले बाद में थे, पहले जिगरी दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को अपनी हर बात बताया करते थे, लेकिन महेश कुछ समय से शहर से बाहर रह रहा था और काम में व्यस्त होने की वजह से दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही थी। और जब आज इतने समय बाद दोनों मिले तो दोनों की ही खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों ने साथ में मिलकर प्लान बनाया और महेश और उसकी पत्नी दोनों विनय के घर डिनर के लिए आने वाले थे। और इस बात से रश्मि भी बहुत खुश थी कि वह इतने दिनों बाद अपनी भाभी से मिलेगी। रश्मि ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मेरे भैया और भाभी आ रहे हैं, तो आप जरा खाने पीने का देख लेना। सारिका जी एक सुगढ़ गृहिणी थी और खाने में मसाले में भी उनका हाथ अच्छा चलता था। वह खाना इतना स्वादिष्ट बनाती थी कि अच्छे अच्छे होटल भी फेल हो जाएं। सारिका जी लगभग सारा खाना बना चुकी थीं और जैसे ही महेश और उसकी पत्नी अंदर आए, उन्हें देखकर रश्मि अपनी सास से बोली, माँ जी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और खुद बाहर आकर उनसे मिलने चली गई। बेचारी सारिका जी लगभग सारा खाना बना तो चुकी ही थी, केवल खीर में चीनी डालना बाकी था। और उन्होंने रश्मि से कहा, बहू जरा शक्कर का डब्बा उठा दो। और इतनी जल्दी जल्दी में रश्मि शक्कर की जगह उन्हें नमक का डिब्बा पकड़ाकर चली गई। चश्मा ना होने के कारण सारिका जी ने वही नमक शक्कर समझकर खीर में उड़ेल दिया। महेश और उसकी पत्नी ने सारिका जी को यथावत सम्मान दिया। आते ही उनके पैर छुए प्रणाम किया, फिर अपनी बहन रश्मि से मिले। और तभी विनय भी बाहर से कुछ सामान लेने गया था, वह भी आ गया। तभी सभी लोग बैठकर बातचीत करने लगे। सारिका जी महेश और उसकी पत्नी के लिए नाश्ते का सारा सामान ले आईं। रश्मि वहीं बैठी रही। यह सब महेश और उसकी पत्नी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नाश्ता करने के बाद सब लोग वहीं बैठे बैठे बातें करते रहे और सारिका जी किचन में खाना बनाने चली गईं। सब्जियां, खीर और बाकी सब चीज़ें तो तैयार थीं, बस गर्मा गर्म पूरियां तलनी थीं। उन्हें जाकर गरम गरम पूरियां उतार दीं और सभी को खाने के लिए बुलाया। डाइनिंग टेबल पर सब लोग आकर बैठ गए। सारा गरम गरम खाना और खाने की बड़ी अच्छी महक आने लगी थी। पहला टुकड़ा खाते ही महेश बोला, अरे वाह रश्मि, तुम तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती हो। इससे पहले सारिका जी कुछ कहती, रश्मि बोली, हाँ भाई, सब धीरे धीरे सीख जाते हैं, मैं भी सीख गई। सारिका जी कुछ ना बोली और खाना बनाकर सबको खिलाती रहीं। खाने की सभी ने बहुत तारीफ की। और अब खाने के बाद रश्मि ने कहा, मम्मी जी कुछ मीठा ले आइए, भाई को भी तो पता चले कि उसकी बहन कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। तभी सारिका जी सबके लिए खीर लेकर आईं और जैसे ही सबने खीर खाना शुरू किया तो तुरंत ही वॉशरूम की तरफ भागे, या किसी ने वहीं डस्टबिन में ही
खीर पलट दी। रश्मि थोड़ा घबरा गई और उसने फिर खीर चखी। खीर चखते ही उसे पता चला कि उसमें बहुत तेज नमक है। वो चिल्लाकर बोली, मम्मी जी, यह क्या किया आपने? खीर में नमक डाल दिया। तभी महेश आया और बोला, रश्मि, लेकिन खाना तो तुमने बनाया था ना, फिर नमक मौसी जी ने कैसे डाला? रश्मि एकदम चुप हो गई। तभी सारिका जी हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे, गलती मेरी है, बहू ने तो कुछ नहीं किया, फिर मैंने ही खीर बनाई थी और उसमें नमक भी मैंने ही डाला था। महेश ने सारिका जी की हाथों को पकड़ते हुए कहा, अरे मौसी जी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके बच्चे के समान हूँ, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी गलती तो होती रहती है। महेश और उसकी पत्नी खाना खाकर चले गए, लेकिन रश्मि ने इस बात को वहीं ख़त्म नहीं किया। वह उनके जाने के बाद अपनी सास के पीछे पड़ गई। वह सारिका जी से बोली, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे चैन से जीने नहीं देती क्या? जरा सी खुशी भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती? सारिका जी बोली, लेकिन बहू, शक्कर की जगह नमक का डिब्बा तो तुमने ही दिया था मुझे। तभी विनय महेश को छोड़कर आया। बोला, माँ, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ आपके पास चश्मा नहीं होता, तभी आप गलतियाँ कर देती हैं। मैं आपके लिए एक डोरी में वह चश्मा बांध देता हूँ, ताकि आप इधर उधर रखकर ना भूल जाओ। इस बार सारिका ने विनय को सच सच बता दिया। उन्होंने कहा कि विनय, मेरा चश्मा दो हफ्ते पहले ही टूट चुका था, जिसके कारण मुझे चीज़ें साफ दिखाई नहीं दे रही थी और यह गलतियां हो जाती हैं। विनय बोला, लेकिन वो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपका चश्मा टूट गया है? मैंने बहू को बताया था, तो बहू ने कहा कि इस महीने तुम्हारा बहुत खर्चा हो गया है, तो अगले महीने तुम मेरा चश्मा बनवा दोगे, इसीलिए मैंने दोबारा तुम्हें नहीं कहा। विनय ने घूर कर रश्मि की तरफ देखा। रश्मि ने नज़रें नीचे झुका ली। रोज रोज की किचकिच से विनय परेशान हो गया था, पर अब वह किसी भी कीमत पर इसका कोई हल खोजना चाहता था कि अगले ही दिन महेश का फ़ोन आ गया और उसने एक ही बातों से अंदाज़ा लगा लिया कि वह परेशान है। महेश बोला, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? बिना बोले, कुछ नहीं यार, बस रोज़ रोज़ के ड्रामे हैं। मैं तो तुम्हारी बहन को समझा समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन वह हमेशा एक ही जिद पर अड़ी रहती है कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो। और तुम तो जानते ही हो कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना संघर्ष किया है। जब आज उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उन्हें कैसे बीच रास्ते पर छोड़ दूँ? महेश और विनय ने मिलकर रश्मि को सबक सिखाने का एक प्लान बनाया। अगले ही दिन विनय ने कहा, माँ, आप अपने कपड़े पैक कर लीजिए, मैं आपको आज एक नई जगह ले जा रहा हूँ, जहाँ आपको बहुत सारे नए नए दोस्त मिल जाएंगे, आपकी ही उम्र के, और फिर आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। सारिका जी ने अपने कपड़े पैक किए और विनय और रश्मि के साथ चल पड़ी। रश्मि आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसकी मुराद जो पूरी होने वाली थी। वह तो कब से अपनी सास से पीछा छुड़ाना चाह रही थी और आज वही होने वाला था, इसीलिए रश्मि बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी सास को इतना सताया, लेकिन फिर भी वह घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। विनय को भी कितना मनाया, तब जाकर कहीं विनय को अकल आई। तभी गाड़ी रुकी और विनय बोला, रश्मि, माँ का बैग निकाल कर ले आओ। रश्मि बोली, हाँ हाँ, इसमें क्या बात है, मैं माँ का बैग निकाल कर ले आती हूँ। आखिर उनकी बहू हूँ, उनकी सेवा करने का फ़र्ज़ बनता है मेरा। आप बैठो, मैं आपका बैग निकालती हूँ और आपको अंदर तक छोड़कर भी आऊँगी। सारिका जी को लग रहा था कि आज वह हार चुकी हैं, या यूँ कहो कि आज उन्होंने अपना बेटा खो दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो उन्हें यहाँ छोड़ने आया है
वह केवल रश्मि का पति मात्र है, उनका बेटा नहीं। जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया, वह आज उन्हें यहाँ अनाथों की तरह छोड़कर जा रहा है। यह सब सोचकर उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। रश्मि और विनय अपनी माँ को लेकर वृद्ध आश्रम में पहुंच गए। रश्मि तो खुशी के मारे पागल हुई जा रही थी। वह अपनी सास का बैग लेकर आगे आगे चल रही थी। जैसे ही वह वृद्धाश्रम के अंदर घुसी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अंदर जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां वृद्ध आश्रम में जहां वह अपनी सास को छोड़ने आई थी, वहां उसके माँ बाप एक तख्त पर बैठे हुए थे और दोनों की ही स्थिति काफी खराब लग रही थी। उन्हें देखकर रश्मि के हाथों से बैग छूट गया। वह दौड़कर अपने माता पिता के पास गई और जाते ही उनके गले से लगकर रोने लगी और माँ से बोली, माँ पापा आप दोनों यहाँ कैसे? दबी हुई जवान में उसके पिताजी ने कहा, बेटा हम जैसे बूढ़ों को घर में अब काम ही क्या है। जब तक हमारे बच्चों को लगता है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, तब तक वह अपने पास रखते हैं और जिस दिन उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, हमें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अपने माता पिता को इस हालत में देखकर रश्मि बौखला उठी। वह बोली, माँ पापा आप चिंता मत करो, मैं भैया भाभी को छोड़ूंगी नहीं। उसने तभी महेश को कॉल किया और वृद्ध आश्रम बुलाया। वह महेश के आते ही उस पर बरस पड़ी। रश्मि ने महेश से कहा, कैसे बैठे हो आप? आपको शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? अरे जिन माँ बाप ने आप लोगों को पालकर इतना बड़ा किया, आज उन्हीं की दो रोटियां आपको भारी पड़ रही हैं। आपसे क्या चाहते हैं मेरे मम्मी पापा? केवल 2 वक्त की रोटी ही ना, और 2 जोड़ी कपड़े, और आप लोग इतना भी नहीं कर सकते? जब आप मेरे मम्मी पापा को नहीं रख सकते तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी आपका कोई हक नहीं बनता। या तो तमीज से मम्मी पापा को घर लेकर जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ, और जब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को डंडे लगेंगे तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तभी महेश बोला, हाँ करो पुलिस को फोन और आने दो पुलिस को। मैं क्या अकेला ऐसा हूँ जिसने अपने माँ बाप को यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ा है? अरे तुम यहाँ क्या कीर्तन करने के लिए आई हो? तुम भी तो अपनी सास को छोड़ने ही आई थी ना। ज्यादा प्रवचन देने की जरूरत नहीं। मुझे भाषण देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम कितनी बढ़िया हो। तुम तो इकलौती सास को 2 वक्त की 2 रोटी बनाकर भी नहीं खिला सकती और मुझे सुनाने चली आई हो। तुम्हारी बेचारी सास घर का सारा काम करे, उसके बाद भी तुम उन्हें एक एक रोटी के लिए, एक एक चीज के लिए तरसा देती हो और मुझसे ज्ञान बांट रही हो। करुणा, पुलिस को तुम फोन करती हो या मैं करूं? इन सब बातों से रश्मि को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। महेश बोला, मैं अपनी मम्मी पापा को यहाँ तो कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। क्या तुम अपनी मम्मी को अपने साथ लेकर जाओगी? बस हो गई बोलती बंद, अब दोबारा मुझे लेक्चर मत देना। आया समझ में? इतना कहकर महेश जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ मैं अपनी सास को अपने साथ लेकर जाऊंगी और आज के बाद इन्हें अकेले ऐसी जगह पर छोड़ने के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। उनका बैग उठाया और उनसे बोली, मैंने जितनी भी बेवकूफ़ियाँ की हैं मुझे उनके लिए माफ़ कर दीजिए। मुझे आज एहसास हुआ कि कैसा लगता होगा उन माँ बाप को, कैसा लगता होगा जब उनकी औलाद उन्हें अनाथों की तरह यहाँ छोड़ जाते हैं। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोती हुई बोली, शायद यह मेरे कर्मों का ही फल है जो मेरे माँ बाप को मेरे भाई और भाभी ने यहाँ छोड़ दिया। तभी महेश बोला, जब तुम अपनी सास को ले जाने के लिए तैयार हो गई हो, ये बहुत अच्छा है, पर मैं अपने माँ बाप को यहाँ से कहीं नहीं ले जाऊँगा। रश्मि ने आंखों में आंसू लिए गुस्से से उसकी तरफ देखा तो महेश बोला, क्योंकि ये तो यहाँ रहने के लिए कभी आए ही नहीं।
ढेरों सवालों भरे निगाहों से वह महेश को देखने लगी। तभी महेश ने हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ, माँ पापा को आज सुबह ही हम यहाँ लाए थे। और सभी तेज तेज हंसने लगे। महेश, विनय और महेश की पत्नी और रश्मि के माता पिता सभी जोर जोर से हंसने लगे। रश्मि और भी ज्यादा रोने लगी। फिर सभी ने उसे शांत कराया और समझाया कि ये सब उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए ही किया गया था। और अब फिर अपनी सास और अपने माता पिता को लेकर रश्मि और महेश अपने घर वापस आ गए। सभी लोग इस बात से बहुत खुश हुए और आखिर में सब ठीक हुआ। रश्मि को अकल आ गई और वह अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझने लगी, जैसे उसकी भाभी उसकी माँ को अपनी माँ समझती थी। और यही बात उसकी भाभी ने उसे बताई थी कि शादी के बाद कुछ नहीं बदलता, सिर्फ माँ का चेहरा बदल जाता है। पर हमारा प्यार उनके लिए नहीं बदलना चाहिए। अगर हर लड़की अपनी सास को अपनी माँ समझे तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे और ना ही इतने वृद्धाश्रमों की जरूरत होगी। और यह बात रश्मि अच्छी तरह से समझ चुकी थी।